Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. Today I'm here with a new topic that is law of succession. देखिए लॉ ऑफ सक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये सक्सेशन एक्ट क्यों लाया गया था, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, चाहे मूवेबल हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, सब जो है वो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। भाई किसी के पास तो जाएंगी, और जब जाती हैं तो फिर एक कई बार एक को ज़्यादा चली गई या दूसरे को, मतलब इस तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, या ये कह सकते हैं सब हिस्सा मांगने के लिए आ जाते हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत आप ये रजिस्टर करते हैं, आप ये बताते हैं कि भाई अगर एक व्यक्ति मरा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, अगर मेल मरा है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है मरने के बाद वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, पहले किन को बटेगी उसके बाद किन को बांटी जाएगी। वैसे ही फीमेल्स में होता है, ठीक है। अब जब भी कोई भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी को दो तरीके से बांटा जाता है। एक तो अकॉर्डिंग टू द विल, अगर उसने अपनी वसीयत बना रखी है तो वसीयत में जिस प्रकार से उसने लोगों को, अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है प्रॉपर्टी को, जिस जिस को वो देना चाहता है, अगर उसने वसीयत बना रखी है तो उसी हिसाब से उन लोगों को उतना उतना हिस्सा दे दिया जाता है। अगर वसीयत बनाए बिना ही वो व्यक्ति जो है वो मर जाता है तो ऐसे में पिक्चर में आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आता है, इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से अगर एक हिंदू मेल की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किस प्रकार से डिवॉल्व होगी, अगर हिंदू फीमेल की अगर मर जाती है तो हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी किस प्रकार से किस किस व्यक्ति को कितना कितना हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो टर्म आपका सक्सेशन है वो डिफाइन नहीं किया गया है। वो आपका सिर्फ सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन एन एस्टेट, जो भी प्रॉपर्टी आपकी ऑफ अ डिसीज पर्सन टू हिज एयर एंड और एयर्स, ठीक है। अब ये अप्लाई होता है हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख पे, जिनके ऊपर हिंदू एक्ट अप्लाई होता है। मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज पे नहीं होता, क्योंकि ये हिंदू लॉ के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सक्सेशन मैंने आपको बता दिया। एक इंटेस्टेट सक्सेशन होता है जहां पर आपका जो व्यक्ति है वो बिना विल के मर जाता है, तो उनके लीगल ईयर्स में अकॉर्डिंग टू द एक्ट वो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और एक टेस्टामेंट्री होता है, टेस्टामेंट्री मतलब विल। अब ये होता है वैलिड विल, जिस प्रकार से एक व्यक्ति अगर वैलिड विल बनाकर गया है तो वो उसी हिसाब से प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। अब किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी होती है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, कोपासनरी प्रॉपर्टी होती है और एक सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। एनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी विच इज इनहेरिटेड बाय बर्थ इज अ कोपासनरी प्रॉपर्टी, ठीक है। और दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्लूड्स डॉटर्स एज कोपासनर सिंस 2005 अमेंडमेंट। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जब अमेंडमेंट किया गया 2005 में, उससे पहले डॉटर्स जो थी वो आपकी दादालाई प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदार नहीं थी, ठीक है। 2005 के बाद डॉटर्स को भी हिस्सा दिया गया, ठीक है। सेपरेट प्रॉपर्टी एंड इंडिविजुअल सेपरेट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ए ने दादालाई से अलग अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी खरीदी है, उसे सेपरेट प्रॉपर्टी कहेंगे। और दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी फॉलोज डिफरेंट रूल ऑफ सक्सेशन देन कोपासनरी प्रॉपर्टी। जो कोपासनरी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर उसको बांटा जाता है तो उसके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, और जो रूल ऑफ सक्सेशन है वो इस तरीके की प्रॉपर्टी पर चलता है, ठीक है। अब आप ये कहें, देखिए जब कोपासनरी प्रॉपर्टी बट जाएगी, कोपासनरी प्रॉपर्टी जो है वो बट जाएगी और फादर एफ जो है इसके पास जो है कोपासनरी का जो प्रॉपर्टी का इतना पोर्शन जो है वो आ गया, तो अब ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, मतलब कोपासनरी प्रॉपर्टी बट चुकी है, ठीक है। पार्टीशन हो चुका है, फादर को अपना हिस्सा मिल चुका है, और उसके बाद इसने जो अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी खरीदी है तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी। फिर जब फादर की डेथ हो जाएगी तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है, चाहे उसको हिस्सा कोपासनरी प्रॉपर्टी के थ्रू मिला हो, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के थ्रू मिला हो, या इसका खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी का है, ये फिर इसके डेथ के बाद डिवॉल्व किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द विल और अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट, राइट। और तीसरे प्रॉपर्टी है फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी। जो आप अगर फीमेल हिंदू जो होता है अगर वो मर जाती है तो उसकी जो है अंडर दिस स्पेशल रूल अप्लाई फॉर प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ वुमेन, ठीक है। अगर उसने अपनी कोई सेपरेट प्रॉपर्टी खरीद रखी है उसके नाम पर, या उसको उसका जैसे मेल को अपना हिस्सा मिला हुआ वैसे उसको भी कहीं से हिस्सा मिला हुआ है, वो प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर आई है, या फिर स्त्री धन जो है जैसे उसमें आपका
जब शादी हुई तो उस टाइम पे आपने कुछ दिया, चाहे कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी है, वो सब जो है वो वुमेन की स्त्री धन की प्रॉपर्टी में आती है। ठीक है, अब किस प्रकार से कोई भी प्रॉपर्टी का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्लास ऑफ एयर्स हैं, क्लास 1 ईयर्स, क्लास 2 ईयर्स, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर उसके बाद किस तरीके से जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें क्लास 1 ईयर्स में कौन कौन आते हैं ये बताएंगे, फिर क्लास 2 में जो आएंगे वो बताएंगे, एग्नेट्स कॉग्नेट्स बताएंगे। ठीक है, तो क्लास 1 ईयर्स में प्रॉपर्टी जो है, पहले जो प्रॉपर्टी है क्लास 1 ईयर्स को बांटी जाती है। ठीक है, अब क्लास 1 ईयर्स में जितने लोग हैं, कौन कौन है, चिल्ड्रन है, स्पाउस है, माँ है, सर्टेन कुछ और भी लोग हैं। ठीक है, अब क्लास 1 ईयर्स के अगर सपोज क्लास 1 ईयर्स में से कोई भी व्यक्ति नहीं है तो क्लास 2 ईयर्स को देखा जाए, दे इनहेरिट ओनली इफ देर आर नो क्लास 1 ईयर्स, यानी कि क्लास 2 ईयर के पास, यानी कि सेकेंड रो में आप तब जाएंगे जब फर्स्ट के कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं है। ठीक है, समझ में आया? क्लास 1 ईयर्स में कोई भी नहीं है तो क्लास 2 पे जाएंगे। अगर क्लास 1 में एक भी व्यक्ति जिंदा है तो प्रॉपर्टी जो है उसको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्लास 2 समझ में आया? क्लास 2 में आपके फादर आते हैं, सिबलिंग आते हैं और अदर रिलेटिव्स आते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 में कब जाएगी? जब 1 बिल्कुल भी जिंदा नहीं है, कोई है ही नहीं, तब 2 में जाएगी। अगर 1 में एक भी व्यक्ति है, जो उसमें शेड्यूल में दे रखा है, जो लिस्ट में दे रखा है, अगर उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं है तो क्लास 2 में जाएगी। ठीक है, अब एग्नेट्स, अगर जो है क्लास 1 में भी कोई नहीं है, क्लास 2 में भी नहीं कोई है, तो एग्नेट्स के पास जाएगी। एग्नेट्स क्या होता है? एग्नेट्स क्या है कि जैसे फादर है, फादर के जो क्या कहते हैं भाई हैं, भाई का जो बेटा है, बेटे का जो बेटा है, तो ये क्या है? मेल चलता आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो इनमें चली जाएगी। कॉग्नेट्स क्या होते हैं? फीमेल, जैसे फादर है, फादर की माँ है, ठीक है, माँ का भाई है, भाई का बेटा है, ऐसे। तो अगर जब सारे जो आपके जो क्या कहते हैं वंशज हैं, जो लीनियज, जो लाइन चली आ रही है, अगर वो मेल की तरफ से, यानी कि उसमें एक भी हिंदू मतलब फीमेल इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें मदर है, तो यहाँ पे मदर, ठीक है, फादर जो है उसकी मदर है, मदर का क्या कहते हैं जो बेटा है दूसरा, मतलब भाई मान लीजिए, सॉरी, भाई है, भाई का बेटा, इस तरीके से अगर मेल, कोई भी फीमेल जो है इस लाइन में इंक्लूडेड है, ठीक है, उसके थ्रू कोई वंशज जिंदा बचा हुआ है, ठीक है, तो वो कॉग्नेट कहलाता है। और अगर कॉग्नेट्स में कब जाते हैं? जब एग्नेट्स नहीं होते, यानी कि अगर पिता की लाइन में, पुरुष की लाइन में कोई भी वंशज जिंदा नहीं है, तो वो क्या कहते हैं फीमेल की लाइन में जाया जाता है कि भाई अगर क्या कहते हैं एक व्यक्ति की पुरुषों की लाइन में कोई नहीं है तो क्या फीमेल्स की लाइन में अगर है तो वो कॉग्नेट कहलाते हैं, अगर मेल्स की लाइन में है तो वो एग्नेट कहलाते हैं। इसको थोड़ा और विस्तार से हम कब पढ़ेंगे, थोड़ा आगे, आपको तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर सपोज मान के चलिए ना क्लास 1 ईयर है, ना क्लास 2 ईयर है, ना एग्नेट है, ना कॉग्नेट है, तो ये स्टेट के पास चली जाएगी। ठीक है, सबसे एंड में अगर ना क्लास 1 ईयर है, ना 2 है, ना एग्नेट्स है, ना कॉग्नेट्स है, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट के पास चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो जनरल रूल है, हिंदू मेल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हिंदू मेल की जो प्रॉपर्टी है वो किस हिसाब से जो है वो डिवॉल्व की जाएगी। ठीक है, सेक्शन 8 कहता है जनरल रूल फॉर सक्सेशन इन केस ऑफ मेल। ठीक है, सेक्शन 15 फीमेल के बारे में बताएगा, मेल के बारे में सेक्शन 8 है। पहला क्या कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट शैल बी डिवॉल्व, फर्स्टली किसके पास जाएगा? एयर ऑफ क्लास 1, सॉरी, फिर दूसरी बार जाएगा क्लास 2, इफ नो क्लास 1, अगर क्लास 1 प्रेजेंट नहीं है तो 2 में, थर्डली इफ नो क्लास 1 नो क्लास 2 तो एग्नेट्स में, इफ नो एग्नेट्स देन टू कॉग्नेट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से होगा। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 क्लास 1 के बारे में कहता है टेक साइमल्टेनियसली एंड एक्सक्लूड ऑल अदर ईयर्स फॉर क्लास 2, दोज इन द फर्स्ट एंट्री शैल बी प्रिफर्ड टू दोज इन द सेकेंड एंट्री शैल बी प्रिफर्ड इन दोज टू थर्ड एंट्री एंड सो ऑन। ठीक है, अब कैसे बात करते हैं? क्लास 1 की बात करते हैं। देखिए, क्लास 1 जो ईयर्स हैं
ठीक है। इसमें आप मान लीजिए अगर एक मेल हिंदू डाइड हो गया, ठीक है, अब प्रॉपर्टी का नाम है एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो अब जो है किसके पास सबसे पहले प्रॉपर्टी जाएगी, पहले प्रॉपर्टी जाएगी मदर को, ठीक है, विडो को जाएगी, आपके सन को जाएगी, डॉटर को जाएगी। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो पहले आपकी जो प्रॉपर्टी जाएगी सन, डॉटर, विडो। मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी कर रखी है किस हिसाब से जो है आपकी प्रॉपर्टी, आप देख लीजिएगा, नंबरिंग कर रखी है, जैसे 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ, 3 है, 4 है, ठीक है, हो गया। तो अब मान लीजिए ये मेन जो हो गए वो हो गए 4 लोग। कौन कौन हो गए? सन हो गया, मेन बता रही हूँ आपको, सन हो गया, डॉटर होगी, विडो हो गई और मदर हो गई, ठीक है। अब इनको जाएगा 1/4 1/4, यानी कि एक एक हिस्सा जो है, एक प्रॉपर्टी है भाई, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, 1 1 1 1 हिस्सा जो है इनको चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद है चौथा नंबर हो गया मदर का। अब 5th पे आइए, सन ऑफ ए प्रीडिसीज सन, ठीक है। अब जो सन है, अगर उसका मतलब वो जो मर चुका है उसका बेटा है, ठीक है, आपका यानी कि पोता, ठीक है, इसको जाएगा। डॉटर ऑफ ए प्रीडिसीज यानी कि पोती को जाएगा। अब डॉटर अगर मर चुकी है तो जो सन है उसको जाएगा और जो डॉटर है उसको जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर ये, और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए, सॉरी एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इसमें जब विभाजन होगा, सपोज अभी तो जिंदा हैं चारों लोग, ठीक है, मान के चलिए ये चारों लोग जिंदा हैं और 4 को मिल गया, मदर को, विडो को, सन को और डॉटर को, ठीक है। अब सन अगर जिंदा नहीं है तो इसके 2 बच्चे हैं, सन है, डॉटर है, ठीक है। तो इसमें जो वो बटेगा ना, वो 1/4 का हिस्सा बटेगा इसमें, ठीक है। कैसे होगा? अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा, अब जब अगर ये व्यक्ति जो है मरा हुआ है, तो इसका जो हिस्सा है इसकी वाइफ को जाएगा, इसकी बेटी को जाएगा और इसकी डॉटर को जाएगा। देखिए यहाँ पे विडो लिखा हुआ है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पे वाइफ को जाएगा, सन को जाएगा और डॉटर को जाएगा, ठीक है, इसका हिस्सा जाएगा। इस पूरी प्रॉपर्टी को विभाजित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर जिस समय पर एक व्यक्ति, ये वाला जो व्यक्ति है, अगर ये मरता है, उस समय पर अगर उसका बेटा जिंदा नहीं है, ये अपने बेटा इसके सामने ही मर चुका है, तो उस बेटे के हिस्से में सिर्फ 1/4 ही प्रॉपर्टी आएगी। और जब अगर ये चौथाई जो प्रॉपर्टी आएगी, ये 1/4 प्रॉपर्टी इसकी वाइफ और इसके सन और डॉटर को बट जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सपोज मान के चलिए मदर है, विडो है, डॉटर है और सन के बच्चे सन 1 और डॉटर 1 है, तो ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5, ये तो 5 हिस्से हो जाएंगे। 5 हिस्से नहीं बनेंगे 4 ही हिस्से। जो चौथा हिस्सा है ना, उसमें से उस लड़के का जो पोता पोती है उसमें से उसका हिस्सा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपकी आगे की लाइन है, जैसे डॉटर ऑफ प्रीडिसीज डॉटर है, आपकी विडो है, ठीक है, तो उसी तरीके से हिस्से को बांटा जाएगा। मेन जो एक व्यक्ति अगर एफ पर्सन है, जब वो मरता है तो 4 हिस्से बनेंगे, मदर के, वाइफ के, सन के और डॉटर के। अगर ये डॉटर नहीं है तो ये 3 ही, एक बेटा है, ये 3 हिस्से बनेंगे, क्या कहते हैं, 3 हिस्से बन के तीन हिस्से बनेंगे। अब अगर सन है, सन के 2 बच्चे हैं, तो ये जो इसका हिस्सा आएगा, वो हिस्सा जो है वो उस बच्चे को बचेगा आगे को। वैसे ही आगे की जो आप लाइन है, जो नंबरिंग कर रखी है, उसके अकॉर्डिंगली वो बढ़ जाएगा। आप बस ये मेन मान के चलिए कि जो एक व्यक्ति है, जब वो मरता है तो उसकी वाइफ, मदर, सन और डॉटर को वो हिस्सा आता है। अब सपोज अगर एक सन है और डॉटर है, इससे ज़्यादा अगर हुए, 2 सन 1 डॉटर हुए, तो यहाँ पर अगर 2 सन डॉटर हैं तो एक हिस्सा वो 5 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। एक मदर को जाएगा, एक वाइफ को जाएगा, 2 सन को और एक डॉटर को। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से, ठीक है।
हाँ, जो पोते पोते नाती नाती पोते वाली लाइन जो है ना, वो क्या कहते हैं, बेटी के हिस्से में बटेगा। बेटी देवता देवती का हिस्सा जो वो बेटी के हिस्से में से निकलेगा। अगर बेटी नहीं है तो देवता देवती को बेटी के हिस्से में से जो बनता है वो निकलेगा। और अगर सन नहीं है तो पोता पोती को जो है वो सन के हिस्से में से ही बटेगा, अलग से हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भाई बहन हैं, 2 बेटे हैं तो 5, दो, एक लड़का है, 2 बेटियां हैं तो 5 हिस्से हो जाएंगे, उसी प्रकार से। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे की वो चलेगी। अब जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल, द इंटेस्टेट विडो और इफ मोर विडोज टुगेदर गेट 1 शेयर। देखिए, हाल तो बाइगेमी जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि पुराने समय में होती थी बाइगेमी अलाउड, तो जैसे मैंने आपसे ये कहा है ना कि मदर का हिस्सा है, विडो का है, सन का है और डॉटर का है। तो ये जो विडो है, अगर ये एक से ज़्यादा विडो है तो विडोज़ को एक ही हिस्सा मिलेगा, 1/4 ही हिस्सा मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा विडो है, विडो 1 है, विडो 2 है, ठीक है, पहले तो चलता था, तो इन दोनों को मिला के एक चौथाई इसी में से बटेगा, एक चौथाई में से। ऐसा नहीं होगा कि 5वां हिस्सा दूसरी को दिया जाएगा। ठीक है, द सर्वाइविंग सन्स, डॉटर्स एंड द मदर ऑफ द इंटेस्टेट शैल टेक 1 शेयर, यानी कि एक एक ईच एक एक अलग अलग शेयर मिलेगा। हियर इन द ब्रांच शैल टेक बिटवीन देम 1 शेयर। ठीक है, एक एक शेयर जो है मेन ब्रांच में, जो है मेन ब्रांच में आते हैं मदर, विडो, सन और डॉटर। सन 2 भी हो सकते हैं, डॉटर भी हो सकते हैं, तो ये 4 की जगह 6 भी हिस्से हो सकते हैं, 2 भी हिस्से हो सकते हैं, सॉरी 3 भी हिस्से हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से होगा। The distribution of share referred in Rule 3 for the branch in the branch of predeceased son, widow and surviving son and daughter shall get equal share. The branch of his predeceased son get the same portion. यानी कि मैंने आपको बताया कि अगर जो सन है वो मर चुका है तो उसका जो हिस्सा, ऐसा नहीं है कि मेन उसमें से 8-9 हिस्से होंगे। जो सन का हिस्सा है ना, वही उसकी विडो को, सन को, डॉटर को बचेगा। ठीक है, अमंग द ईयर्स इन द ब्रांच ऑफ डिसीज डॉटर शैल बी सो मेड सर्वाइविंग सन एंड डॉटर्स गेट इक्वल पोर्शन। अगर डॉटर जिंदा नहीं है तो जब बटेगा तो उनके जो, तो डॉटर का जो हिस्सा है ना वही उसके बच्चों में बटेगा। ठीक है, अब क्लास 2 ईयर्स की बात करते हैं। क्लास 2 ईयर्स में जो बात करेंगे, और उसमें एक और चीज़ भी आप क्या कहते हैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जो ये मदर है ना, ये जो मदर है, एक मिनट में इसको थोड़ा हटा देती हूँ यहाँ से। ये जो मदर है, अब मदर में आपकी जो ब्लड मदर है वो भी आती हैं और आपकी जो अडॉप्टिव मदर है वो भी आती हैं। ठीक है, और अगर आप इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं और आपकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो रही है तो आप, जो ये मदर है ना, ये अपने इलेजिटिमेट सन की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जा सकता है। ठीक है, हिस्सा जो है वो इलेजिटिमेट सन यानी कि नाजायज़ बच्चे के उसमें वो अपना हिस्सा ले सकती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चाहे इसने, ये जो मदर है, ये अगर एफ की इलेजिटिमेट सन है, ये नाजायज़ बेटा है इसका, ये हिस्सा तब भी ले सकती है अगर सपोज़ क्या कहते हैं ये अपने बेटे का हिस्सा ले सकती है। ठीक है, नाजायज़ बेटे का। दूसरी कंडीशन ये, दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर सपोज़ कि मदर और फादर जो है वो अलग हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे एफ जब मरता है तो उसकी मदर का हिस्सा है, तो मदर अगर चाहे इसने दूसरी शादी कर ली है, चाहे डिवोर्स कर लिया है इस एफ के फादर से, ठीक है, तब भी जो मदर है वो हिस्सा ले सकती है। तो मदर के कंटेक्स्ट में ब्लड मदर हो सकती है और अडॉप्टिव मदर हो सकती है। मदर जो है अपने नाजायज़ बेटे की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। उसके अलावा जो मदर है, चाहे वो डिवोर्स हो चुका हो उसके फादर से, बच्चे के फादर से, चाहे उसका डिवोर्स हो चुका है, चाहे उसने दूसरी शादी कर ली है, तब भी इसका हिस्सा यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट में है। ठीक है, और जो सन एंड डॉटर की बात करते हैं तो यहाँ पर सन एंड डॉटर में आपका रियल सन भी है इंक्लूडेड होता है। जैसे अडॉप्टिव मदर इंक्लूडेड होती है वैसे ही अडॉप्टेड सन भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि जब देखिए जब आपने अडॉप्ट कर लिया इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ नेचुरल सन और डॉटर। ठीक है, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड है।
ठीक है। और चाहे आपकी वॉइड मैरिज से हो या वॉइडेबल मैरिज से हो, यानी कि वॉइड या वॉइडेबल के मैरिज के जो बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं, तो उनका हिस्सा भी बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिर अब हम आते हैं क्लास 2 ईयर्स पे आते हैं। अब हिंदू मेल डाइड इंटेस्टेट, अब क्लास 1 ईयर में कोई भी जिंदा नहीं है, तो यानी कि मदर जिंदा नहीं है, फादर की बात कर रहे हैं। फादर अगर जिंदा है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो फादर को जाएगी। ठीक है, फादर को जाएगी। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, फादर की जब हम बात करते हैं तो फादर में अडॉप्टिव फादर भी आते हैं, जैसे मदर की बात कर रहे थे ना, तो अडॉप्टिव फादर भी आते हैं। उसके बाद जो फादर है वो अपने नाजायज़ बच्चे के उसमें, जैसे मदर तो अपने नाजायज़ बच्चे के बेटे की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है, फादर नहीं ले सकता। नाजायज़ बच्चे की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है फादर का। ठीक है, इलेजिटिमेट सन की प्रॉपर्टी में नहीं है। ये नहीं है कि आज तो वो छोड़ के चला गया, नाजायज़ है, और कल को फादर जैसे ही वो मर जाता है तो फादर क्या कहते हैं पिक्चर में आ जाता है और ये कहे कि क्या कहते हैं मैं तो हिस्सा लूँगा, तो ऐसा आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट मना करता है। ठीक है, उसके बाद हाँ, वॉइड या वॉइडेबल मैरिज, वॉइड या वॉइडेबल मैरिज के जो बच्चे हैं उनकी प्रॉपर्टी में जो है वो हिस्सा ले सकता है। अगर क्लास 1 ईयर्स जो है वो नहीं है तो फादर का हिस्सा वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से होने वाले बच्चों में, क्योंकि वॉइड और वॉइडेबल के मैरिज के जो बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं, तो उनमें कर सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी कि जो क्लास 1 ईयर में जो मदर है वो अडॉप्टिव मदर भी हो सकती है, ब्लड मदर जो नेचुरल मदर है वो अडॉप्टिव मदर भी हो सकती है। जो मदर है वो अपने नाजायज़ बेटे की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। उसके अलावा जो सन या डॉटर हैं वो इलेजिट क्या कहते हैं अडॉप्टिव भी हो सकते हैं, या वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न होने वाले बच्चे भी उसमें हिस्सेदार होंगे, क्योंकि वो लेजिटिमेट माने जाते हैं आपके हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपका सेक्शन 16 कहता है ना कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से होने वाले बच्चे जो हैं वो लेजिटिमेट ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब जब हम क्लास 2 ईयर में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें हमने क्या करा, क्लास 1 ईयर में हमने ये देखा माँ भी जिंदा है, वाइफ भी है, सन भी है, डॉटर भी है, तो उसी हिसाब से इनका 1 4 1 4 1 4 ऐसे हिस्सा डिवाइड कर दिया। लेकिन क्लास 2 ईयर में नहीं है। क्लास 2 ईयर में सपोज मान के चलिए एंट्री 1 में फादर आते हैं, ठीक है, एंट्री 2 में आते हैं ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, क्लास 2 ईयर में जब आप पहुंचेंगे तो पहला, अगर फादर जिंदा हैं तो सारी प्रॉपर्टी क्लास 2 ईयर में कब पहुंचते हैं, जब क्लास 1 ईयर में कोई भी नहीं है। तो जैसे ही क्लास 2 ईयर में पहुंचेंगे तो पहली एंट्री फादर की है, पहले जो देखा जाएगा वो फादर को देखा जाएगा। अगर फादर जिंदा हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टी फादर को जाएगी। समझ रहे बात को? अगर फादर जिंदा नहीं है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी आधी आधी ब्रदर और सिस्टर को जाएगी। समझ रही हैं बात? ऐसा नहीं है कि फादर को भी हिस्सा जाए, ब्रदर सिस्टर को भी हिस्सा जाए, क्लास एंट्री 3 के भी लोग हैं उनको भी हिस्सा जाए, नो। क्लास 2 ईयर में प्लीज़ मैं याद रखिएगा कि क्लास 2 ईयर में अगर एंट्री 1 का जो पर्सन है वो जिंदा है, जैसे कि फादर, पहला पर्सन है फादर, अगर फादर जिंदा है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी फादर को जाएगी। अगर फादर जिंदा नहीं है तो एंट्री 2 में आएंगे जिसमें है ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ब्रदर एंड सिस्टर में बटेगी। अब ब्रदर एंड सिस्टर भी नहीं है तब थर्ड एंट्री में आते हैं। ठीक है, और थर्ड एंट्री में कौन है? सन्स, डॉटर, सन, यानी कि बेटे का नाती। ठीक है, बेटे का नाती अगर जिंदा है, ठीक है, अब इसमें है सन्स, डॉटर, डॉटर, उसके बाद है ब्रदर सिस्टर। ठीक है, तो जो थर्ड एंट्री वाले हैं, जैसे फर्स्ट एंट्री में तो सिर्फ फादर थे तो सारी प्रॉपर्टी फादर को बटी, जो एंट्री 2 में ब्रदर सिस्टर है उसमें बटेगी, जो एंट्री 3 में जितने लोग हैं उनमें इक्वल इक्वल बटेगी। फिर अगर वो भी जिंदा नहीं है तब एंट्री 4 में चाहे 4 लोग हों, 2 लोग हों तो 2 लोग हैं तो 2 लोग में बटेगी, और 3 लोग हैं तो 3 लोग में बटेगी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग heirs इन क्लास 2 ऑफ द प्रॉपर्टी of the act, the property of an intestate shall be divided between the heir specified in any one entry in class 2 of the schedule, so they share equally. एंट्री 1 में जो है प्रॉपर्टी उसको जाएगी, एंट्री 1 का जिंदा नहीं है तो एंट्री 2 में जाएगी, एंट्री 2 में अगर 2 लोग हैं तो 2 में इक्वल हाफ हाफ बटेगी, अगर 4 लोग हैं एंट्री 3 में जाएंगे, 4 लोग हैं तो उसमें 1/4 1/4 1/4 ऐसे बटेगी। ठीक है, लेकिन एंट्री 2 में तभी जाएगी जब एंट्री 1 जिंदा नहीं है, एंट्री 2 से 3 में तभी जाएगी जब एंट्री 2 जिंदा नहीं है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। ठीक है, दिस सेक्शन स्टेट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप डिटरमिन्स प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। दोस क्लोजर those closer relative exclude more remote one of the, ये ऐसे पढ़िएगा। कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री, कंप्यूटेशन, दिस सेक्शन स्टेट्स दैट द प्रोसीजर ऑफ हाउ टू कैलकुलेट डिग्रीज। देखिए एग्नेट्स में मैंने आपको ये बताया कि जो पुरुष यानी कि मेल लाइन है, ठीक है, ठीक है, और कॉग्नेट्स क्या है आपके जो फीमेल लाइन है। ठीक है, अब जो आपका क्या कहते हैं एग्नेट का मतलब क्या है कि जो आपके फीमेल को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि फीमेल जो है वो शादी करके आई है। ठीक है, आपके अपनी लाइन जो पुरुषों की लाइन चली आ रही है आपके परिवार की, उसमें मेल लाइनेज में ही जो है जो व्यक्ति जिंदा है उनको बांटी जाएगी। ठीक है, और कॉग्नेट में जो है वो फीमेल उसमें जाएगी, यानी कि अगर जैसे कॉग्नेट्स में विडो है, ठीक है, विडो आगे विडो का भाई है, इस तरीके से बटेगी। ठीक है, यहाँ पे मेल में क्या है, मेल है, मेल का भाई है, इस तरीके से आगे बटेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। द रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटेड अंडर दिस प्रोविजन आर ऑफ 2 years द वन हु हैज़ फ्यूअर नो डिग्री और एसेंट इज प्रेफर्ड। यानी कि देखिए प्रेफरेंशियल इसमें शेयर रहेगा कि अगर क्या कहते हैं जैसे अगर जो इसमें शुरू के जो मेल आपकी लाइन है उसमें बटेगी, और कॉग्नेट्स में जो है फीमेल की जो लाइन है शुरू में उसी में बटेगी। अगर एक भी व्यक्ति है यानी कि इधर से यहाँ पे से जिंदा है, यहाँ पे से जिंदा है, तो ये वाली जो लाइन कॉग्नेट्स में उसमें बटती चली जाएगी। ठीक है, और इधर की इसमें जो शुरू के मेन पर्सन्स है उनमें बटेगी। ठीक है, अब वो फिर कैसे बटेगी, जनरल रूल है सक्सेशन का फीमेल्स के रिगार्डिंग। द प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट शैल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द रूल सेट आउट इन सेक्शन 16 फर्स्टली अपॉन द सन एंड डॉटर्स। ठीक है, एंड द हस्बैंड। अगर एक फीमेल जो है अगर वो मर जाती है तो उसमें किस में बचेगी, 3 हिस्से होंगे, सन, डॉटर, हस्बैंड। ठीक है, अब अगर हस्बैंड नहीं है तो अपॉन द, सेकेंडली अगर ये लोग सब नहीं हैं तो अपॉन द एयर्स ऑफ द हस्बैंड। एयर्स ऑफ द हस्बैंड का मतलब क्या है, जब मेल मरा होगा और उसके बच्चे और विधवा जिंदा नहीं होगी, ये 3 लोग जिंदा नहीं होंगे, जो आगे के हिस्से में बटेगी उनको बांट दी जाएगी। समझ में आ रहा है। समझिए कि एक फीमेल जैसे मर गई तो सन, डॉटर और हस्बैंड को बटेगी, ये 3 हिस्सेदार हो गए। अब इनकर ये तीनों ही जिंदा नहीं हैं, तो जिस प्रकार से यहाँ पे क्लास 1 ईयर में जैसे ये यहाँ पर मेल इंटेस्टेट डाइड हुआ था, और तब जिस प्रकार से अगर सन और सॉरी ये क्लास 2 है, जैसे इसमें जब मरा था तो अगर विडो नहीं है, सन नहीं है, डॉटर नहीं है, तो उसके आगे की जो लाइन जिंदा है ना उनमें बटेगी। ठीक है, तो एयर्स ऑफ हस्बैंड, जो एयर्स हैं हस्बैंड को, उनको बटेगी। और अगर वो भी जिंदा नहीं है तो मदर फादर को चली जाएगी, और उसके बाद भी नहीं है तो फादर भी नहीं है तो फादर के एयर्स को चली जाएगी जो उनके उत्तराधिकारी हैं। और अगर मदर भी नहीं है, फादर के वो भी नहीं है, तो मदर के जो एयर्स हैं उनको चली जाएगी। ठीक है, अब मदर के एयर्स कौन से होंगे, अगर आप कंफ्यूज हो तो मदर के एयर्स यही तो होंगे, सन, डॉटर, हस्बैंड। और अगर ये भी प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहाँ पे अपॉन द ईयर्स ऑफ हस्बैंड इस तरीके से बटेगी। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस अगर आप थोड़ा समझ लेंगे ना पॉइंट वाइज तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो को दोबारा से आप सुन लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर वो समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो आपके इनमें से बटेगी। ठीक, अगर इसमें एक और चीज़ को मेंशन कर लीजिए, इसमें आपका एक्सेप्शन है। जैसे अगर मदर मतलब फीमेल जो है अगर फीमेल मर जाती है, ठीक है, तो अगर उसको फादर की तरफ से कोई प्रॉपर्टी जो है फादर की तरफ से मिली हुई है, इनहेरिट करी है उसने, फीमेल ने अपने फादर की तरफ से कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है, तो अगर सन एंड डॉटर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी वापस से फादर को चली जाएगी, एयर्स ऑफ फादर को। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए फीमेल के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जो उसने इनहेरिट करी है, ठीक है, या उसका स्त्री धन जो है, यही तो प्रॉपर्टी है। अब उसने कहाँ से इनहेरिट करी होगी, या तो हस्बैंड से मिली होगी इसको प्रॉपर्टी, या उसके फादर से मिली होगी, या उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब इसमें दो केस हैं। अगर मिली है फादर से, मतलब इस फीमेल की, मतलब मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी मेरे फादर से मिली है, ठीक है, उनके मरने के बाद मेरा हिस्सा बनता है और वो हिस्सा जो है वो मुझे मिला है, तो मेरे सन और बेटे को वो हिस्से में बट जाएगी। अगर मेरा एक बेटा और बेटी में से कोई सा भी नहीं है तो मेरे हस्बैंड को नहीं बटेगी, वो प्रॉपर्टी वापस से फादर को चली जाएगी। और अगर फादर जिंदा नहीं है तो फादर के जो एयर्स हैं उनको बटेगी। ठीक है, वैसे ही अगर फीमेल की जो प्रॉपर्टी है, अगर सपोज आधी दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी उसमें से आधी तो फादर के पास से है और आधी हस्बैंड के, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये वापस फादर को चली जाएगी अगर फीमेल का कोई बच्चा नहीं है तो। ठीक है, अगर फादर जिंदा नहीं है तो फादर के एयर्स में बटेगी। अब अगर ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हस्बैंड की दी हुई है, या हस्बैंड से उसको इनहेरिट में लिए, मतलब हस्बैंड चला गया था तो विडो थी तो उसके हिसाब से उसको प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, तो ये अगर उसका कोई बच्चा नहीं है, सन और डॉटर दोनों नहीं है, तो ये हस्बैंड के एयर्स को चली जाएगी, या तो हस्बैंड को चल जाएगी या हस्बैंड के एयर्स को चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। The general rule of succession under the act: full blood prefer to half blood. Full blood are given preference over the half blood if the same degree. Two people are of full blood if they share both parents, and half blood जब सौतेले कब होते हैं, जब एक पेरेंट आपका वो हो। मोड ऑफ सक्सेशन क्या कहते हैं? पर कैपिटा एंड नॉट पर स्ट्रिप्स, और एज इन कॉमन एंड एज जॉइंट ऑनर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसमें ये कहता है कि जो आपके सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 ये कहता है कि तो अगर प्रॉपर्टी जो बटेगी अमंग द एयर्स, ठीक है, तो वो कैसे बटेगी? उसमें बांटा जाएगा कि पर कैपिटा नॉट पर स्ट्रिप्स। पर कैपिटा नॉट पर स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है कि मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझा देती हूँ। पर कैपिटा का मतलब ये होता है कि अगर 3 लोग जिंदा हैं, ठीक है, तो इनको हिस्सेदार ऐसे मिला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यानी कि पर कैपिटा का मतलब है कि इक्वल शेयर व्यक्ति को मिला जाएगा। पर स्ट्रिप्स की तरह नहीं है कि एक क्या कहते हैं, एक फैमिली है तो एक फैमिली को एक मतलब मदर को पूरा हिस्सा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद मदर मर जाएगी तो विडो को दिया जाएगा, विडो मर गई तो सन और डॉटर को दिया जाएगा। पर कैपिटा का मतलब है कि जो आपके पर कैपिटा हैं, यानी कि जो आपकी ब्रांच जिंदा है, उनको इक्वल शेयर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ ये है कि अगर आपके क्या कहते हैं, जो टेनेंट इन कॉमन नॉट एज जॉइंट ऑनर्स। टेनेंट इन कॉमन का मतलब अगर एक प्रॉपर्टी है उसमें आपका हिस्सा बटा हुआ नहीं है,
ठीक है, सपोज कि अभी प्रॉपर्टी बटी ही नहीं है, ये आपके नाम पर आई नहीं है, तो मर गए तो भी आप जो है उसके जो आपका हिस्सा बनता था, अगर सपोज मदर हैं, वाइफ है, सन है, डॉटर हैं, ये 4 लोग हैं, ये सारे के सारे आपके हिस्से के हिस्सेदार हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 3 ही रह जाएंगे। अगर एक प्रॉपर्टी जो कि बटी ही नहीं है, आपके पास आई नहीं है, तो उसमें से क्या होगा कि उसमें आप उस व्यक्ति की जगह पर आपका हिस्सा हो जाएगा, और जब भी वो प्रॉपर्टी बांटी जाएगी तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद राइट ऑफ चाइल्ड इन्वॉल्व, दिस सेक्शन स्टेट दैट राइट ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड व्हेन द इंटेस्टेट डाइज बिफोर हिज और हर before his or her, this section states the right of an unborn child when the intestate dies before his or her birth. According to section, the unborn child will have same rights as if he or she would have if he or she has been born before the death of the intestate. यानी कि unborn child का भी हिस्सा इसमें रखा गया है। The shall be vested on the date of death of an intestate to the unborn child. वो पैदा नहीं हुआ है लेकिन womb में है, तो उसका हिस्सा बनेगा। Presumption in case of simultaneous death when 2 persons die together, it shall be presumed that the younger survived the elder for the purpose of determining succession. यानी कि क्या कहते हैं, अगर 2 पर्सन जो है एक साथ मरे हैं तो माना जाएगा कि जो एल्डर वाला है वो पहले मरा है, उसके बाद यंगर वाला मरा है। ठीक है, उसके हिसाब से जो वो हिस्सा जो है वो बांटा जाएगा। Preferential right to acquire property in certain cases where the commencement of this act and interest in any immovable property of an intestate or in business carried on by him, or whether solely or in conjunction with others, devolve upon 2 or more heirs specified in class 1 of the schedule. Anyone such heir proposes to transfer his or interest in the property or business, the other heir shall have a preferential right to acquire the interest. अगर suppose for example अगर एक प्रॉपर्टी है उसमें 4 हिस्सेदार है, माने कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सा खेत है, हम चारों का हिस्सा इसमें है, तो अगर वो पर्सन जो है अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से को अपने हिस्से को बेचना चाहता है तो इन तीनों के पास प्रेफरेंशियल राइट है कि वो उससे पहले खरीद लें। ठीक है, अगर ये लोग मना कर देते कि हम नहीं खरीदेंगे, हमें नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, ना हमें खरीदना है, तब वो किसी और को बेचेगा। ठीक है, तो इनका प्रेफरेंशियल राइट और इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि भाई एक ही खेत है, एक ही खेत में अगर भाई तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, तो उनका प्रेफरेंस राइट बन जाता है। तो पहले जब भी कोई भी क्लास 1 का जो पर्सन होगा, जब वो अपनी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करना चाहेगा, उसको ट्रांसफ़र करना चाहेगा, ट्रांसफ़र किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप, उस पर क्या कहते हैं उसको बेच सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, तो वो पहले जो है प्रेफरेंस जो एक्वायर करने का प्रॉपर्टी का बनेगा वो क्या कहते हैं आपके साथ के जो मतलब उस प्रॉपर्टी में जो हिस्सेदार है उनका बनेगा। अगर वो लोग नहीं लेते हैं या फिर आपका इस तरीके का है कि भाई आपके बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, तब आप किसी और को वो कर सकते हैं। ठीक है, मर्डरर डिस्क्वालिफाइड, अगर जो मर्डरर है, अगर वो मर्डरर का मतलब कि क्या है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, मर्डरर का मतलब है कि मर्डर हो चुका है, कन्विक्ट हो चुका है, वो पर्सन को कोर्ट ने कहा है कि हाँ भाई इसी ने मर्डर किया, तो वो पर्सन जो है वो क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाई हो जाता है। कन्वर्ट्स, अगर एक पर्सन हिंदू को मतलब हिंदू से दूसरे उसमें चला जाता है, हिंदुइज्म त्याग देता है। ठीक है, अगर त्याग देता है और सपोज एफ पर्सन है, ये जिस समय पर प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो रही थी उससे पहले ही ये पर्सन जो है, सपोज कि इसका सन और डॉटर है। ठीक है, अब ये सन जो है इसने तो पहले ही हिंदुइज्म जो है त्याग दिया। ठीक है, किसी और उसमें चला गया, तो इसको हिस्सा नहीं बनेगा। अगर इसके पहले से बच्चे हैं, सन 1 है, डॉटर 1 है, तो इनको तो हिस्सा मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर इसने हिंदुइज्म कब त्यागा, जब इसकी शादी भी नहीं हुई थी और क्या कहते हैं इसके बच्चे भी नहीं थे, तो क्या कहते हैं इसका पूरा ही हिस्सा खत्म हो गया। अगर इसके उत्तराधिकारी तो हैं, इसके एयर्स हैं और वो हिंदू हैं, सबसे बड़ी बात, सिर्फ इसने कन्वर्ट किया, इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। अगर इसके बच्चे हैं और वो हिंदू हैं तो इसकी प्रॉपर्टी का वो जो हिस्सा है ना वो इन्हीं में बट जाएगा। अगर इसने भी त्याग दिया और इसके आगे वाले जो बच्चे हैं वो भी हिंदू नहीं है, दूसरे रिलीजन के हैं, तो इनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, इनका हिस्सा खत्म है। ठीक है,
सक्सेशन व्हेन हेयर डिस्क्वालिफाइड, इफ एनी पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी इनहेरिटिंग एनी प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट, इट शैल रिवॉल्व एज इफ सच पर्सन हैज़ डाइड। यानी कि कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, भाई मर्डरर हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा माना जाएगा वो पर्सन जिंदा ही नहीं है। उसके जैसे मैंने कहा ना, सन और डॉटर, अगर सन की शादी भी नहीं, उसके बच्चे ही नहीं है, S1 SD2 है ही नहीं, ठीक है, उसकी शादी भी नहीं हुई थी और उससे पहले उसने हिंदुज़्म कन्वर्ट कर दिया, तो माना जाएगा ये कभी व्यक्ति जिंदा ही नहीं था, ठीक है। अब इसकी शादी हो चुकी थी, इसने हिंदुज़्म को त्यागा है, बच्चे हिंदू ही हैं, ठीक है, और वो उसी के प्रॉपर्टी है, तो इनको हिस्सा मिलेगा, ठीक है। डिसीज डिफेक्ट नॉट टू डिस्क्वालीफाई, कोई भी डिफेक्ट है या डिसीज है तो आपका हिस्सा उससे ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये आपका इंटरस्टेट सक्सेशन है। नेक्स्ट आपका टेस्टामेंट्री सक्सेशन है, जो कि नेक्स्ट ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। उसके अलावा जो आपका अमेंडमेंट एक्ट है, हिंदू अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो है, वो कहता है कि डॉटर्स को इक्वल राइट मिलता है एज इन सन। पहले नहीं था, 2005 से पहले नहीं था, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया है मिताक्षरा लॉ में, और अब सन के साथ डॉटर को भी हिस्सा मिला है, ठीक है। अब इसके क्या की पॉइंट से डॉटर्स को पार्टनर हो गई हैं, इक्वल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं सन की और डॉटर की। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आज है तो वो जो अगर लाइबिलिटी बनती है और वो जानी है, तो उसके बाद जो हिस्सा बचेगा उसमें से डॉटर लाइबिलिटीज़ के लिए भी हिस्सेदार है इक्वल। Succession by testamentary or intestate, Hindu dies the commencement of the act, his share in the Hindu joint family devolves through testamentary intestate, not by survivorship, ठीक है। तो सक्सेशन जो है वो इसके थ्रू होगा, टेस्टामेंट्री इंटरस्टेट, ठीक है। नोशनल पार्टीशन, द कंपासनी प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू हैव बीन डिवाइडेड इफ द पार्टीशन हैज टेकन प्लेस बिफोर द डेथ, इंश्योरिंग डॉटर्स रिसीव देयर शेयर। तो आप जो डॉटर है अगर उनको हिस्सा नहीं मिला है, पहले से पार्टीशन भी हो चुका है, तब भी डॉटर जो है अपना हिस्सा मान सकती है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, तो रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि 2005 से पहले अगर प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो गई है, तो वो जो लेडी है वो आज 2005 के होने अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद ये डॉटर जो है अपनी जो फादर की प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा वापस से मांग सकती है, ठीक है। दिस अमेंडमेंट ऑल्सो इंक्लूड लिमिट्स द एक्सटेंट टू विच सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द डेथ्स ऑफ देयर इंसेस्टर्स। यानी कि ये जो अमेंडमेंट है इसमें क्लियरली बताया गया है कि किस प्रकार से जो है पोते पोती पड़पोते जो हैं कितनी लाइबिलिटी के अगर इंसेस्टर्स ने डेट ले रखा है तो किस प्रकार से उनके पास आएगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अमेंडमेंट एक्ट 2005 का क्या इम्पैक्ट है कि अलाउइंग डॉटर्स टू शेयर इन इट, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड में क्या कहते हैं उनका हिस्सा है और वो पोजेशन भी मांग सकती हैं, कब्जा भी मांग सकती हैं। नो इफेक्ट ऑन प्रायर ट्रांजेक्शन, डज नॉट इनवैलिडेट एनी डिस्पोजिशन ऑन एलिनेशन इंक्लूडिंग पार्टीशन और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। जो 2004 से पहले का कोई पार्टीशन हुआ है जिसके थ्रू उन्होंने प्रॉपर्टी मिल गई थी और उसको बेच दी है, तो ये नहीं कि बेच दी प्रॉपर्टी तो उसको वापस से खरीदो फिर मुझे हिस्सा दो, जो वो चली गई है वो तो नहीं वो करेगी। हाँ, जो हिस्सा था उसमें भाई आपसे मांग सकती है कि भाई मुझे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, ठीक है। एम क्या था इस अमेंडमेंट का? जेंडर इक्वालिटी का था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, इनहेरिटेंस लॉज को मॉडर्नाइज करना था, ठीक है। तो ये आपका जो है हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट में दो तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व किया जाता है। आपके इंटरस्टेट सक्सेशन क्लास 1, क्लास 2 एग्नेट्स कॉग्नेट्स में आता है। क्लास 1 ईयर के अगर लोग जिंदा नहीं हैं तो 2 पे जाएगा, और 2 में भी जब जाएगा तो एंट्री 1 का व्यक्ति जिंदा है तो सारी प्रॉपर्टी एंट्री 1 में जाएगी। एंट्री 1 नहीं है तब 2 में बटेगी, 2 नहीं है तो 3 में आएगी, ठीक है। उसके अलावा विल है, विल किस प्रकार से बनती है वो ऑलरेडी आपके पास वीडियो है। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का टॉपिक था, ठीक है। थैंक यू।